तो लास्ट क्लास में हमने यही बोला था कि अगर मान लो एनिलीन है और यहां पर अगर हम रिएक्शन करवाएं Bi2 और एक्वस के साथ, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बनता है। Br और यहाँ Br बनता है और यहाँ NH2 यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। क्यों ऐसा बनता है? ये बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव, इसको एक्टिवेट कर देता है, इसीलिए एक ही रिंग के अंदर सारे सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बने, ऑर्थो और पैरा बने। तो उसके लिए जो मेन हमारा प्रॉब्लम है, जो मेन रूट है प्रॉब्लम का, वो कौन है? लोन पेयर। तो लोन पेयर को हम क्या कर दें, एक ऐसा ग्रुप लगा दें यहां पर कि ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में क्या हो जाए, बीजी हो जाए। तो इस लोन, अब यहां पर हम क्या किससे रिएक्शन करवा रहे थे? यहां पर हम रिएक्शन करवा दे रहे थे किससे? NH, और यहां क्या लगा रहे थे? C डबल बॉन्ड O Cl या एनहाइड्राइड लगा रहे थे, ये लगा रहे थे या ये लगा रहे थे, NH C डबल बॉन्ड O और O CH3। अब इससे क्या हो जाता था, ये लोन पेयर डबल सिंगल और लोन पेयर इधर रेजोनेंस में चला जाता था, तो इसका फ्लो इस रिंग में क्या हो जाता था, कम हो जाता था। ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में चला गया तो इसका फ्लो कम हो जाता था। तो उसके बाद हम इसमें ऑर्थो और पैरा अटैक कराने में क्या हो जाते थे, कैपेबल हो जाते थे। और फिर इस ग्रुप को हटाना है तो क्या करते थे, हाइड्रोलाइसिस कर देते थे। इस ग्रुप को हम क्या करते थे, हाइड्रोलाइसिस करते थे। हाइड्रोलाइसिस करते थे, ग्रुप बाहर चला जाता था और फिर से एनिलीन बन जाता था। ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया था? वो इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में क्या होता था, हम जब HNO3 और H2SO4 लेते थे क्या होता था, ये रहा बेस, और जब तुम H2SO4 लोगे तो एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा। तो समझ में आ गया? तो तीसरा लिखो सल्फोनेशन, तीसरा है सल्फोनेशन, थर्ड वन इज सल्फोनेशन। जिस का लेक्चर इसके बाद है, लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ है, इसके बाद है फिजिक्स का लेक्चर, टाइम टेबल चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट लिखना सल्फोनेशन, इसमें लिखना एनिलीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन में लिखना एनिलीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, aniline react with concentrated H2SO4 to form anilinium हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम यानी यहां पर हो गया NH2 प्लस और यहां हो गया SO3 SO4H माइनस। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट which on heating at 453 Kelvin to 473 Kelvin, then it produce para amino benzene, sulfonic acid, then it produce para amino benzene sulfonic acid।
देन इट प्रोड्यूस पैरा अमीनो। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम एनिलीन का रिएक्शन किससे कराएं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवाएंगे, तो ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, एक H प्लस लूज करेगा, ये क्या होगा HSO4 माइनस। अब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन में ये बेस और ये एसिड, ये दोनों अटैच हो जाएगा। या पहले ऐसे कर लो कि पहले ये क्या करेगा, पहले ये बेस है, तो बेस जो है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींचेगा। तो जब खींचेगा तो क्या बन जाएगा ये, अब ये NH क्या हो गया, 3 हो जाएगा, क्योंकि अपना लोन पेयर इस तरह को दे देगा। अब यहां नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया, 4, तो चार्ज क्या आ जाएगा, अब इस प्लस के साथ इसको माइनस को क्या कर देना है, अटैच कर देना है, क्योंकि केटाइन और एनाइन अलग अलग सॉल्यूशन में रह नहीं सकते हैं। तो केटाइन और एनाइन HSO4 माइनस, इसके साथ ये बना। और इसको अगर हीट कर देंगे तो यहां SO3H लग जाएगा, पैरा पे क्या लग जाएगा, SO3H। अब दोनों में मेन ग्रुप कौन है, NH2 है या SO3H है, मेन ग्रुप कौन है, नोमेनक्लेचर में सबसे पहला नंबर पर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के बाद क्या आता है, सल्फोनिक, यही है। तो मेन ग्रुप ये है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 4 अमीनो या पैरा अमीनो, ये बन जाएगा पैरा अमीनो। और क्या हो जाएगा, बेंजो सल्फोनिक एसिड। इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। तो अभी तक जो हमने एनिलीन का रिएक्शन करवाया है, एक बार बैक साइड नोटबुक में जाकर चेक करो। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्लियर हो गया। पहला एल्काइलेशन का मतलब क्या बताया था, एल्काइल ग्रुप को अमाइन के ऊपर अटैच करना। दूसरा बताया था एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप को अटैच करना। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बताया था वो कार्बाइल अमाइन बताया था, एनसी बनाना। 1 डिग्री अमाइन से हम जब क्लोरोफॉर्म यूज करते थे CHCl3 और बेस KOH, तो हम एनसी बनाते थे, जिसको हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करता है, 2 और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करके हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था। तो लास्ट जो 2 रिएक्शन कार्बाइल अमाइन और डाइजोनियम सॉल्ट जब हमने बनाया था, तो कार्बाइल अमाइन का हमने रिडक्शन भी किया था और कार्बाइल अमाइन का हमने हाइड्रोलाइसिस भी किया था। और जब डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था तो डाइजोनियम सॉल्ट में N2Cl एक अच्छा खासा क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो उसको हटा के हमने क्लोरोबेंजीन भी बनाया था, ब्रोमोबेंजीन भी बनाया था ना वहां पे, और NO2 भी बनाया था, बेंजीन भी बनाया था। समझ में आया क्या। तो उसमें हमने सैंड मेयर भी रिएक्शन देखा था ना उसमें। तो डाइजोनियम सॉल्ट में वो रिएक्शन ध्यान में रखने का, डाइजोनियम सॉल्ट का वो वाला रिएक्शन। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन उसमें हम देखा था कि NH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, और फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा। फिनॉल के साथ रिएक्शन करता था, क्या बनता था, ऑरेंज डाई। ये टेस्ट है, ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट है ऑरेंज डाई वाला। और जब एनिलीन के साथ रिएक्शन करता था कौन सा डाई देता था, येलो डाई। ये एनिलीन के साथ रिएक्शन करता, तो इसमें पैरा एमिनो डाइएजो बेंजीन बोलते थे। तो ये रिएक्शन ध्यान रखने का। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ाया था, मतलब उसके बाद हमने एनिलीन के ऊपर पढ़ाया था ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन पढ़ाया, 3। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है एनिलीन का वो एंड हो गया है, केमिकल रिएक्शन एनिलीन का, और साथ ही साथ डाइजोनियम सॉल्ट का, दोनों का रिएक्शन मैंने बता दिया। क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जब आया था उसमें सारा रिएक्शन हमने एक साथ कवर किया था। डाइजोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन अलग से नहीं बताया, मैं उसी में बताया, अटैच करके बताया,
क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से स्टार्ट करता है, एनिलीन से स्टार्ट करता हो। एनिलीन को डाइजोनियम बोला होता है, डाइजोनियम का रिएक्शन आगे प्रोसीड कर देता हो। तो डाइजोनियम वाला रिएक्शन हमने उसी के साथ बताया था। तो डाइजोनियम वाला रिएक्शन भी हो गया, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन बनाना, क्लोरोबेंजीन बनाना, ब्रोमोबेंजीन बनाना, फिनॉल बनाना, क्लोरोबेंजीन बनाना, नाइट्रोबेंजीन बनाना, कपलिंग करना फिनॉल के साथ, एनिलीन के साथ, ये सारा रिएक्शन एंड हो गया। तो हमारा मेनली एनिलीन भी समाप्त हो गया और डाइजोनियम सॉल्ट वाला भी समाप्त हो गया और आइसोसाइनाइड वाला भी जो एनसी बनाया था उसका भी रिएक्शन हमने एंड किया। अब हमारा बचा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में है वो है NO2, नाइट्रो ग्रुप वाला, क्योंकि हमने अमाइन पढ़ लिया और एनिलीन भी पढ़ लिया। एनिलीन का रिएक्शन नहीं है, अमाइन का रिएक्शन क्या है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, उसके बाद एनसी बनाना। और एरोमेटिक अमाइन में क्या है, एनिलीन का रिएक्शन डाइजोनियम बनाना, डाइजोनियम का आगे प्रोसीड करना, वो एनिलीन का रिएक्शन है। तो एनिलीन एक हमने एलिफेटिक में देखा और एक एनिलीन हमने एरोमेटिक में देखा। तो एनिलीन वाला कंप्लीट हो गया। अब जब एनिलीन वाला देखा तो हमने तो डाइजोनियम बनाया था, डाइजोनियम के आगे प्रोसीड किया था, तो डाइजोनियम वाला भी हमारा एंड हो गया। एनसी वाला जो हमने बनाया था वो भी आगे हमने प्रोसीड किया था। अब बच गया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कौन कौन होता है, RNO2 हो सकता है, RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर R की जगह पे फिनाइल हो गया C6H5NH2, ये एरोमेटिक अमाइन हो गया। अब हमने अगर RNC लिख दिया, ये कौन सा हो गया, RNC लिख दिया तो ये आइसोसाइनाइड वाला हो गया। अब क्या बचा हुआ है, अब अगर हम इसमें N2+, अब ये क्या हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अब हमारा बच गया कौन सा, RNO2 वाला बच गया और RCN बच गया। ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, जिसमें नाइट्रोजन अटैच है, NO2। और एक रिएक्शन और बच गया कौन सा, RC डबल बॉन्ड O और NH2। अमाइड भी क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन अमाइड का रिएक्शन हमने कहां पढ़ाया था तुम्हें, कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक में अमाइड का रिएक्शन पढ़ाया था। तो वो वाला रिएक्शन यहां भी प्रोसीड हो सकता है, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो इसको हम वहां पढ़ते हैं। अब हमारे को ये दो बच गया है, यानी नाइट्रो बच गया और साइनाइड बच गया है। तो अब हेडिंग डालो, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। तो पहले हम नाइट्रो एल्केन बनाएंगे और फिर इसका रिएक्शन देखेंगे। तो लिखना इसमें नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, फिर हम साइनाइड देखेंगे, नाइट्रो एल्केन। इसमें लिखना प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। पहला लिखना डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और एनसीईआरटी पढ़ते रहने का, समझ में आया क्या, किस रिएजेंट का क्या काम है वो तुम्हें पढ़ोगे तब समझ में आएगा, उसका क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो। इसमें लिखना नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज डिफिकल्ट, 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 एल्केन लिखे ना, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज डिफिकल्ट इन कंपेयर विथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसा क्यों बोल रहा है, इस लाइन का मीनिंग बताओ क्या हुआ। कह रहा है कि एल्काइल ग्रुप पर, जिसे मान लो CH3 है, CH2 है और CH3 है, इस पे हम जल्दी से NO2 को अटैच नहीं कर पाते। लेकिन तुम देखोगे बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पे अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 अगर हम लेते हैं रिएजेंट, ये क्या देता है, NO2 देता है, NO2+, और ये रिंग पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन ये जल्दी से इसके साथ CH3, CH2 और CH2 और ये NO2,
यहां पर हम जल्दी से अटैचमेंट नहीं करते हैं, लेकिन रिंग में जल्दी से अटैच कर देते हैं। ऐसा क्यों? यहां पर क्या है, ये रिंग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इस एरोमेटिक में एक इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का रिएक्शन फास्ट हो जाता है, इसलिए जल्दी से नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। जबकि एल्केन में इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, तो एल्केन में जल्दी से हम नाइट्रो एल्केन नहीं बना पाते हैं। तो यही स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नाइट्रेशन ऑफ, नाइट्रेशन मतलब NO2 को अटैच करना इज नोन एज नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन का अटैच करने के लिए रिएजेंट कौन सा ले जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3। तो नाइट्रेस NO2 प्लस का अटैच करना मतलब नाइट्रेशन। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज डिफिकल्ट, यानी एल्केन में नाइट्रेशन करना डिफिकल्ट होता है इन कंपेयर विद दैट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक में आसान होता है, रीजन समझना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है और ये जल्दी से नाइट्रोबेंजीन, यानी नाइट्रोबेंजीन हम जल्दी से बना लेते हैं। आगे लिखना, इन एल्केन अंडरगो नाइट्रेशन, रिंग में तो जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है रिंग में अटैचमेंट की, लेकिन एल्केन में बनाने में प्रॉब्लम है। तो आगे लिखना, एल्केन अंडरगो नाइट्रेशन विथ ह्यूमिंग, एल्केन अंडरगो नाइट्रेशन with fuming HNO3 in the vapor phase, at 423 Kelvin to 673 Kelvin under pressure, giving a mixture of, giving the mixture of nitroalkane, resulting through cleavage of carbon carbon bond। अब देखो यहां पर CH3 है और CH3 है। रिंग में अगर जोड़ना है तो आसान है, नाइट्रोबेंजीन बनाना आसान है, लेकिन एल्केन में जोड़ना होगा तो यहां पर फ्यूमिंग करना होगा। अगर डायरेक्ट बनाना है तो, इनडायरेक्ट रूप से बनाना है तो हम बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बनाना है तो यहां पर हमें HNO3 लेके फ्यूमिंग करना पड़ेगा, और यहां पर टेम्परेचर 673 केल्विन रखना पड़ेगा। ये मिक्सचर बनता है, तो यहां बनेगा CH3 CH2 और यहां NO2 बनता है, और ये एक कार्बन टूटता है और यहां पर एक और बनता है CH3 और यहां बनता है NO2, यानी इथेन के साथ भी NO2 अटैच होगा और मीथेन के साथ भी अटैच होगा, और बाई प्रोडक्ट यही बनेगा। और इसमें हम लोअर मेंबर से ही बना सकते हैं, हायर मेंबर से हम नहीं बना, जिसे 10 अटैच करके नहीं बना सकते, तो लोअर मेंबर से ही हम एल्केन का बना सकते हैं। आगे लिखना, दिस रिएक्शन अकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन इज अकर्ड बाय फ्री रेडिकल mechanism, this reaction is occurred by free radical mechanism। तो मुझे बताओ, अगर लोअर डिग्री अगर हम लें तो 3 डिग्री का रिएक्शन ज्यादा होगा या 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, किसमें रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा? तो लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये क्या बोल रहा है, यहां पर अगर हमें एल्केन लेना है तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी रेडिकल के द्वारा होगा, तो यहां NO2 का अटैचमेंट 3 डिग्री पे ज्यादा पहले होगा, उसके बाद 2 डिग्री पे होगा, उसके बाद 1 डिग्री पे होगा, क्योंकि यहां पर जो रेडिकल के द्वारा मैकेनिज्म होगा तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा ना, स्टेबल ज्यादा, क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री क्यों ज्यादा स्टेबल है? ये 3 डिग्री क्यों ज्यादा स्टेबल है?
प्लस आई है, ये प्लस एच है, प्लस आई है, प्लस एच है, तो किसका नाम लोगे? पेपर में दोनों आ गया, प्लस एच भी है प्लस आई भी है, कौन सा टिक मारोगे? दोनों, दोनों ऑप्शन में नहीं है, प्लस एच है। ठीक है, इस बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ, रेडिकल का नहीं था, कार्बोकेटाइन का था। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री दिया था और बोला था कि ये स्टेबलाइज है, रीजन बताओ, तो वहां हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई नहीं बोलेंगे। आगे लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखना, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। ये तो हमने नाइट्रेशन डायरेक्ट किया, अब हम एल्काइल हेलाइड से करते हैं। फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, इसमें लिखना नाइट्रोएल्केन आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, इस पे नीचे अंडरलाइन करना, ये लेबोरेटरी मेथड है। नाइट्रोएल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी by reflexing, REFLUXING, by reflexing an alcoholic solution of alkyl halide and alcoholic solution of alkyl halide with silver nitrite, with silver nitrite। अब यहां पर हमने क्या लेना है? CH3 CH2 और यहां X ले लो, ब्रोमीन ले लो या आयोडीन ले लो, एथाइल ब्रोमाइड है। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? AgNO3 के साथ। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 नहीं, AgNO2 के साथ। सिल्वर नाइट्राइल है, NiTri, नाइट्राइट है, NiTrite है, सिल्वर नाइट्राइट। नाइट्राइट NO2 होगा। अब ये ब्रोमीन हटेगा, सिल्वर लग जाएगा, तो यहां हो जाएगा CH3 CH2 और यहां हो जाएगा NO2 और ये बन जाएगा AgBr। तो यहां पर हमारा ये लेबोरेटरी मेथड है। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ करेंगे, नाइट्राइट, तो ये एल्काइल नाइट्रेट बनेगा। नेक्स्ट लिखना केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लिखना केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें लिखना पहला पॉइंट रिडक्शन, पहला पॉइंट लिखना रिडक्शन, रिडक्शन, पहला पॉइंट लिखना रिडक्शन। रिडक्शन में लिखना अगर मान लो RnO2 को हमें रिड्यूस करना है और कन्वर्ट करना है RnH2 में, क्योंकि कई बार रिएक्शन आ चुका है कि नाइट्रोबेंजीन को, अगर यहां पर नाइट्रोबेंजीन है NO2, अगर हमें एनिलीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाना है, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? अब ये कहां मिलेगा? जाके तुम देखो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में, नाइट्रो से हम अमाइन कैसे बना रहे थे, नाइट्रो से अमाइन कैसे बना रहे थे, तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में जाके देखो क्या लेते थे? एसएन ऑब्लिक HCl या Fe ऑब्लिक या H2PD लेते थे या PT या निकेल, और क्या लेते थे? LiLH4 भी लेते हैं, LiLH4 भी लेंगे। और जिंक NH4 HCl भी लेते थे, जिंक NH4Cl। इसको लिख लो, यहां पर इतना हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। अगर इतना करेंगे तो ये नाइट्रो को किसमें बदल देगा? एनिलीन में। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमने
एनिलीन के प्रिपरेशन में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में। लिख नहीं रहे हो क्या? कैसे होगा फिर? नहीं पढ़ोगे केमिस्ट्री, मैथ बनाने से थोड़े मार्क्स जेई निकल जाएगा, केमिस्ट्री बनाने से जेई क्रॉस होता है। नेक्स्ट लिखना हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। इसमें लिखना 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम, in basic medium in the presence of H2SO4, in the presence of H2SO4, then it form aldehyde and ketone, then it form aldehyde and ketone, then it form aldehyde and ketone। इसमें लिखना ये अगर RCH2 और यहां पर है NO2, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये बनता है, अगर यहां हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे H2O और वहां लेंगे H2SO4, ये डायरेक्ट RCHO में बदलेगा, प्लस RCHO में कन्वर्ट करेगा। अगर मान लो यहां पर है रिएक्शन में RCH और यहां R है और यहां NO2 है, अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये बन जाएगा RC⋅R, ये कीटोन में बदल जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखना है। अब लिखना एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। अब यहां पर रिएक्शन दिया हुआ है NO2 और यहां पर दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहां दिया है HNO3। प्रोडक्ट बनाना क्या बनेगा? ये दोनों मिलके क्या देगा? NO। अब कहां टाइप करवाएंगे? कहां टाइप करवाएंगे? मेटा पे। NO2 इज कैसा ये ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि -M है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से खींचेगा? ऑर्थो और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिच कहां होंगे? यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहां आया है, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी कहां ज्यादा होगा? ऑर्थो पे पैरा पे कि मेटा पे? मेटा पे ज्यादा होगा। ध्यान रखना, अगर यहां पर लगा रहेगा क्या? COH, यहां लगा रहेगा CHO, यहां लगा रहेगा NO2, ये सब के सब -M है, सब के सब ये मेटा ग्रुप होते हैं। बेंजोइक, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, ये सब के सब -M होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? मेटा पे। क्या वो जब ज्यादा रिएक्टिव होता है तब होता है ना, इतना ज्यादा ये तो डीएक्टिवेटिंग है, तो और इसका रिएक्शन कम हो जाएगा। अगर तुम स्पीड चेक करोगे कि यहाँ पर OH में और यहाँ पर NO2 में, NO2 में किसका टाइप करवाना है? दोनों में NO2 प्लस का, तो किसका स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। ये रिंग को क्या कर रहा है?
एक्टिवेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इसका अटैकिंग इस पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है, इस पे इसका अटैकिंग कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा। और एनिलीन में 2,4,6 देने का रीजन क्या था, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। अगर यहाँ एनिलीन है तो बहुत ज्यादा ये क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, इसलिए 2,4,6 क्या हो जाता है, रिंग ऑक्युपाई हो जाता है। यहां पर क्या है, ये -m है, तो -m है, तो इसका रिएक्टिविटी क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी कम कर दिया। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना है तो ये चेक करना पड़ेगा कि एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग। अब मान लो एक्टिवेटिंग भी है, तो एक्टिवेटिंग में किसका मेजोमेरिक यानी +m ज्यादा है, और डीएक्टिवेटिंग में चेक करना है तो किसका पावर चेक किया करेंगे, ठीक है। आगे लिखना, नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ मेटल हाइड्राइड, नहीं उसी में पॉइंट डाल के लिखो, क्योंकि नाइट्रो वाला ज्यादा पार्ट नहीं है, ज्यादा अमाइन वाला पार्ट है। नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ मेटल हाइड्राइड लाइक LiAlH4 in the presence of ether, then it form azobenzene। अगर यहां NO2 का रिएक्शन, अब जो जितना भी रिएक्शन लिखा हुआ डायरेक्ट याद कर लेना है। LiLH4 का रिएक्शन अगर हम ईथर से करवाते हैं, तो ईथर से करवाएंगे तो ये बन जाएगा एजोबेंजीन। एजोबेंजीन कैसा होगा, ये बन जाएगा एजोबेंजीन। वहां बनाते थे ना पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये एजोबेंजीन है। एनसीईआरटी में देखना कितना रिएक्शन दिया NO2 का, NO2 को दिया है कि नहीं दिया है, एनसीईआरटी में NO2 का डिस्कशन ही नहीं। केवल एनिलीन का दिया है, समझ में आ गया ये। तो कुछ और रिएक्शन है वो कल करवा देंगे। अब इसमें टेस्ट बचा हुआ है, हेजनबर्ग टेस्ट कल करवाते हैं, ठीक है। देख लो अभी तक जो डाउट है बोलो।